हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम, जालिम लोशन और प्राण सुधा, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, सर्दी जुकाम में राहत, हाजिर जवाब, घरेलू दवा, प्राण सुधा। कोरोना संक्रमण के हालात और रोकथाम को लेकर पीएम मोदी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 54 डीएम भी होंगे शामिल। कोरोना काल में मध्य प्रदेश से अच्छी खबर, 31 मई के बाद खुल सकता है लॉकडाउन। कोरोना के घटते मामलों के कारण लिया जा रहा है फैसला। दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पैर पसारता ब्लैक फंगस। राजस्थान ने ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी, निपटने के हर संभव प्रयास। स्वागत है आपके साथ, मैं हूं कंचन शर्मा। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,70,070 नए मरीज मिले हैं और इसी के साथ भारत में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 2,57,72,400 हो गई है। 3,874 लोगों ने पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवाई है। भारत में अब तक 2,87,122 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। रिकवरी रेट की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से भारत में बहुत तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। बुधवार की बात की जाए तो 3,69,077 लोग कोरोना को हरा चुके हैं और इस तरह से अब तक कुल मिलाकर के 23,55,440 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। भारत में फिलहाल 31,29,878 एक्टिव केसेस हैं। मरीजों की बात की जाए तो इनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। तमिलनाडु की बात की जाए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 34,875 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 365 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं पर अगर बात की जाए कर्नाटक की, 34,281 नए केसेस के साथ सर्वाधिक 468 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली की तो यहाँ पर 3,846 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 235 लोगों की कोरोना से जान गई है। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो भारत में अब तक कुल मिलाकर के 18,70,09,792 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। तो फिलहाल ये देखिए, ये पूरा अपडेट हमने आपको बताया कोरोना को लेकर के। इस समय देश की बात की जाए तो अच्छी बात यह है कि लगातार पिछले दिनों हम देख पा रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार में कमी देखने को मिल रही है। मरीजों की संख्या में भी अब थोड़ा हम कमी देख पा रहे हैं। कोरोना काल में मध्य प्रदेश से भी अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ रिकवरी रेट काफ़ी बड़ा है, मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 50% बेड खाली हैं। देखिए कितनी अच्छी खबर है ये। अब इन खाली बेड्स पर सामान्य मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन भी उपलब्ध है। बड़ी खबर ये है कि मध्य प्रदेश में 31 मई के बाद लॉकडाउन से लोगों को राहत मिल सकती है। उज्जैन से लॉकडाउन खोलने की शुरुआत होगी और 1 जून से चरणबद्ध तरीके से जिलों में कर्फ्यू खोल दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दे दिए हैं। तो मध्य प्रदेश से अच्छी खबर है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें कि रिकवरी रेट भी बेहतर हुआ है, पेशेंट्स भी कम हुए हैं और 50% बेड्स खाली हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का दायरा धीरे धीरे सिमट रहा है और ऐसे में आपको बता दें कोविड केयर सेंटर खाली हो रहे हैं। रायपुर के 2 कोविड केयर सेंटर बंद किए जा रहे हैं। अटारी और इसके साथ फुटहर के केयर सेंटर्स को मरीजों के अभाव में बंद किया जा रहा है। बंद किया जा रहा है कोविड सेंटर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य इलाज की जो सामग्री है फिलहाल तो उनको वहीं रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो सेंटर को वापस खोला जा सके। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। रायपुर के काफ़ी बाकी जो कोविड केयर सेंटर हैं वो चालू रहेंगे। 1,000 बेड वाले केयर सेंटर निर्माण की तैयारी भी की जा रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ये अच्छी खबरें अभी हमने आपको बताई हैं। कोरोना की जांच घर पर भी की जा सके, इसके लिए आपको बता दें आईसीएमआर ने एक किट को मंजूरी दे दी है और आपको बता दें कि इसके ज़रिए आप
घर में ही नाक से कोरोना जांच के सैंपल ले सकते हैं और आईसीएमआर ने कोरोना टेस्ट किट को लेकर के नई एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब आप अपने घर पर ही 250 रुपए की कीमत वाले इस किट को खरीद करके 15 मिनट के ही अंदर कोविड रिजल्ट पा सकते हैं। इस किट में 5 से 7 मिनट में अगर आप पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट पता चल जाएगा, नेगेटिव है तो थोड़ा समय लगेगा, यानी 15 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद आप जान पाएंगे कि आप पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव। राज्य के हिसाब से समझें तो दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस अब तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में 50 से ज्यादा जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 100 और इसके अलावा बता दें रायपुर की बात की जाए तो एम्स में यहाँ पर 71 मरीजों का इलाज ब्लैक फंगस का हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए महाराष्ट्र के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है और पहली किश्त में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी एम्स को 250 इंजेक्शन भेज रहा है। आपको बता दें रायपुर एम्स में अब तक 19 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। बात मध्य प्रदेश की करें, 600 से ज्यादा ब्लैक फंगस केसेस यहां पर देखने को मिले हैं। राजधानी भोपाल में 27 दिनों में 239 ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। 10 लोगों की इस फंगस से जान भी जा चुकी है और 129 मरीजों की सर्जरी भी करनी पड़ी है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और भोपाल के हमीदिया अस्पताल में नेजल एंडोस्कोपी मशीन से कोरोना रिकवर कर चुके मरीजों की जांच की जा रही है। चलिए तो देश की बात में आज हम तमाम उन सवालों के जवाब, हमारे साथ हमारे खास एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, एएनटी स्पेशलिस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, नई नई स्टडीज हो रही हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। कोरोना के इस काल में हम अगर देखें तो अपने जीवन के बारे में भी लोग कई बात अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं और स्पेशली आज के दिन की बात की जाए तो बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी ही देर बाद 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और तकरीबन 54 डीएम्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करने वाले हैं, जिसमें तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर के ब्लैक फंगस, तमाम वो वेरिएंट्स जो इस समय सामने उजागर हो रहे हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। लेकिन सर आपसे समझना चाहेंगे, बीइंग एज ए डॉक्टर, आप बता पाएं किस तरह की चुनौती अभी आप महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट फेज देखा, सेकेंड फेज चल रहा है और थर्ड वेव को लेकर के भी जानकारियां आ रही हैं, किस तरह की चुनौती आप देखते हैं इस समय? फिलहाल ये जो सेकेंड वेव था ये हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे घटता जा रहा है। ये अच्छी बात है। पूरे देश भर में गोवा या एक दो स्टेट्स को छोड़ के बाकी सब में नंबर्स कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। दिल्ली में आज करीब 5% आ गया है। जो सीडीसी ने कहा है कि 5% अगर कम हो जाए तो धीरे धीरे आप लॉकडाउन के मेजर्स रोक सकते हैं। जो आपने सवाल पूछा, सेकेंड वेव में जो हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, इतनी रैपिडली स्प्रेड किया था, ये इतने ज्यादा मरीज इतनी जल्दी बीमार हुए थे कि हम ओवरवेल्म हो गए थे। हमारे हॉस्पिटल्स, बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई, हर चीज की कमी पड़ गई थी उस समय और त्राही त्राही सी मच गई थी। इस सेकेंड वेव में हमने देखा कि वायरस ट्रांसमिट भी ज्यादा करता है और इन्फेक्ट भी ज्यादा करता है। लंग्स को ज्यादा इन्फेक्ट किया इसने और बाकी कॉम्प्लिकेशन भी की, जिसमें हम ब्लैक फंगस के केस बढ़ते हुए देख रहे हैं। ब्लैक फंगस एक ईएनटी प्रॉब्लम है। जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये ब्लैक फंगस साइनस में होता है और साइनस से फिर आंख और ब्रेन में फैलता है, इसलिए इसको खतरनाक माना जाता है क्योंकि पेशेंट ब्लाइंड हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है और ब्रेन से फैल के मोर्टेलिटी हो सकती है। रही थर्ड वेव की बात, थर्ड वेव में सबसे बड़ी चिंता हमको ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल पता नहीं है आएगी कि नहीं। अगर आएगी तो ये इतनी पॉजिटिविटी हो गई है, हमारी सीरो सर्वेलेंस कहेगी कि काफी पेशेंट पॉजिटिव थे। दूसरा, वैक्सीनेशन ड्राइव ये तब तक कारगर होगी। तो थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, तो इससे ज्यादा होगी या कम, अभी इसका अनुमान लगाना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन डर की बात यह है कि थर्ड वेव अनुमान लगाया गया है कि वायरस अगर म्यूटेट किया तो बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो बड़ी चिंताजनक बात है।
बिल्कुल सर, और जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव का प्रोसेस चल रहा है, अभी तक हम समझना चाहें तो फर्स्ट और सेकंड गियर पर ही हम नज़र आ रहा है अभी तक। इसको हमें थर्ड फोर्थ गियर पर लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस समय अगर आपका कोई रक्षा कवच है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशंस हैं, जो कि हमारे पास कोविशील्ड कोवैक्सीन है। आपके पास सर आते हैं, हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी भी जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, आपसे जानना ये चाहेंगे, तीसरी लहर को लेकर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कह दिया जाए कि वाकई तीसरी लहर आ सकती है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, और 6 महीने भी लग सकते हैं अगर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाया गया, या जो हमारे नियम है कोरोना को लेकर के उनको अपनाया नहीं जाता है, तो ये वेव आ भी सकती है। आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जो हम रिसर्च कर रहे थे, जो स्टडी कर रहे थे, एशियाई देशों की बात की जाए, यहाँ थर्ड वेव हम देख पा रहे हैं, वेस्टर्न देशों की बात की जाए, पश्चिमी देशों की बात की जाए, वहाँ तो फोर्थ वेव तक देखने को मिल चुका है। आप क्या मानते हैं कि वाकई भारत इससे अछूता रहेगा अगर इस तरह की स्थिति जो अभी हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं? तो देखिए कंचन, मैं स्पष्ट कहूंगा कि जिस तरीके से दूसरी लहर हमारे देश में बहुत ही कहर की तरह आई है, वो हमने लापरवाहियां हर लेवल पे की हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी की हैं, लोगों के लेवल पे की हैं। तो हमें कायदे से अब थोड़ा समझदार रहना चाहिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि लहर आएगी ही आएगी, लेकिन ये सच है जैसे हम दूसरी लहर से पहले पेश आए थे, अगर हम ऐसे पेश अभी भी आए तो उसकी चौथी भी आएगी। तो बिकॉज चूंकि जो कोरोना वायरस है, जैसे कि मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था, ये एक स्मार्ट वायरस है। ये देखता है कि वल्नरेबल होस्ट कहाँ है। अभी उनको उस कोरोना वायरस को पता है कि वल्नरेबल होस्ट अभी बच्चे हैं, तो उन्हीं का हमें डर से ज्यादा है। मेरे विचार में हमें डरने की बजाय एप्रोप्रिएट अगर कदम उठाएंगे तो हम इससे बच सकते हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि लोग क्या होता है, उनको एक फटीग आ जाता है, अब तो नसीब में जो लिखा वही होगा जी। ऐसा नहीं है, वी कैन प्रीटी वेल प्रिवेंट इट। आपने देखा होगा अमेरिका में उन्होंने मास्क उतार दिया है, उन्होंने पूरी अपनी जनता को वैक्सीनेट कर दिया है, तो जो शुरुआत में उनका नुकसान हुआ वो सब नुकसानों से बच गए हैं। सेम इज ट्रू फॉर लार्जली यूरोप आल्सो, सेम इज ट्रू फॉर ताइवान आल्सो, जापान आल्सो, न्यूजीलैंड आल्सो। लेकिन हमें हमारे लोग शायद ये समझ थोड़ा कम आ रही है। आज भी कोई पक्का बचाव है तो वही सोशल वैक्सीन, जिसका नाम है कोरोना बिहेवियर। लेकिन मैं अपने अफसोस से कहूंगा कि हालांकि लहर अब धीरे-धीरे कम हो गई है लॉकडाउन लगा के, लेकिन कोरोना बिहेवियर लोग अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। कब तक सरकार कब तक लॉकडाउन लगाती रहेगी और कब तक हमारा देश इकोनॉमिक नुकसान भुगतता रहेगा? इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि वो आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहूंगा कि आज 5 गुर अपना लें तो हमारा देश स्वर्ग बन सकता है, तो हम बेहतर हो सकते हैं। तीसरी वेव आएगी ही नहीं, हमारे बच्चे अपने आप बच जाएंगे। और दूसरा, जैसे डॉक्टर भारद्वाज ने भी कहा कि हमें वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन हमारा बहुत कमजोर चलता है, हार्डली 20-25 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगा जा रहा है। इट हैज टू बी प्रॉप्ड अप टू 80 lakhs to 1 crore per day। उसके लिए रैंप अप कीजिए, प्रोडक्शन बढ़ती जाए, इंपोर्ट लाइसेंस दिए जाएं, ग्लोबल टेंडर्स दिए जाएं, चीजों को सब्सिडी किया जाए। लेकिन ये सच है कि हम हर्ड इम्यूनिटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन खास सकते हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं। तो उसके बहुत जरूरी है कि हम। पर सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है, 125 करोड़ देश की हमारी आबादी है, और अभी जैसे कि हम अपडेट दे रहे हैं कि 18 करोड़ के करीब हमारा वैक्सीनेशन प्रोसेस हो पाया है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो इतनी बड़ी हमारे देश की आबादी है, हर नागरिक तक वैक्सीनेट करवाना उनको ये एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए बनी हुई है। और इस प्रोसेस से इस गति से अगर चलेगा तो हम मानकर चलें कि काफ़ी वक्त लग जाएगा पूरे देश को फर्स्ट डोजेस देने के लिए भी। कंचन, मैं इस बात का एहसास दूंगा कि शायद हमारे देश में 60% हिंदुस्तान आज भी हिंदुस्तानवासी गांव में रहते हैं। गांव में जो नुकसान हो रहा है आपको एहसास नहीं है, ना केस डिटेक्ट हो रहे हैं, ना डेथ्स डॉक्यूमेंट हो रही हैं। नुकसान हो ही जा रहा है, वो भी आफ्टर ऑल इंसान है। सही है, इसी नुकसान से बचना बहुत जरूरी है। एज अ नेशन एंड इंडिया से बचना कमिटेड, अत्यंत आवश्यक है कि हम वैक्सीन को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। इट हैज टू बी द टॉप प्रायोरिटी इन दिस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ये हमारी बाकी सब काम किए जाएं, इसको करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर।
डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, सेकेंड वेव जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डबल म्यूटेंट और डबल अटैक किया गया है, हम देख रहे हैं लगातार संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। जब फर्स्ट वेव था तो हम देख रहे थे कि 500 के करीब केसेस आए थे, लॉकडाउन पूर्ण रूप से लगा दिया गया था और केसेस में जो इजाफा था, वृद्धि जो थी, उसको रोकने में कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम में लॉकडाउन बहुत महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया। लेकिन सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं मामले 4-4 लाख तक पहुँचे। जितनी चिंताएँ देश की बड़ी हैं, सरकार की बड़ी है, हम सब उससे भली भांति जानते हैं। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि वेंटिलेटर की कमी भी लोगों ने महसूस करी, आईसीयू बेड्स की और ये ऑक्सीजन बेड्स की कमी महसूस करी। कई लोगों की जान महज इस वजह से चली गई कि उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, ड्रिप हुआ और उसके बाद उनको ऑक्सीजन बेड नहीं मिला। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ होप लें कि वैक्सीन जो हम अप्रूव कर रहे हैं वो भी बढ़ेंगे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा हमने स्पुतनिक को अप्रूवल दिया है, J&J जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन आएगा, फाइजर एंड मॉडर्ना के वैक्सीन आएंगे। प्राइवेट सेक्टर को हम अलाउ करेंगे कि आप डायरेक्ट ग्लोबल टेंडर लेके उठा लीजिए। स्टेट्स को हमने अलाउ किया है कि आप जहां से भी आपको स्टॉक मिलता है आप उठा लीजिए। अब देखेंगे 2-3 महीने में वैक्सीनेशन इतने बढ़ जाएंगे कि काफी पॉसिबल होगा कि जहां जिसको वैक्सीन लगाना है उसको पॉसिबली मिल जाएगा। सरकार ने दावा किया है कि दिसंबर तक जहां तक हो सके मैक्सिमम पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी। ये नंबर 1 स्टेप है, वैक्सीनेट एज क्विकली एज मेनी एज पॉसिबल। दूसरी बात है जो आप अपने शो में शुरू में ही बताई थी कि जहां पर संख्या कम हो गई है लेकिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं हटाए गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं हटाए गए हैं, बेड्स मेंटेन किए गए हैं कि अगर थर्ड वेव आएगी तो हम तैयार होंगे उसके लिए। इस समय जिस तरह से हम बिल्कुल एट अ लॉस थे वो नहीं होगा। तो जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर हमने रैंप अप किया है वो रैंप अप ही रहना चाहिए। हम इस उम्मीद में कि ये वायरस हमने हरा दिया है, हमको उसको पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर द थर्ड वेव इन अ मैनर जहां हम सेकंड वेव के लिए अब तैयार हैं। एंड थर्डली, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स अपने आप नहीं चलते। उनके लिए आपको हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। उनको भी जल्द से जल्द हमको ट्रेन करके रेडी करके रखना है। तो तैयारियां हमें युद्ध स्तर पर अभी से कर लेनी चाहिए और ताकि हम हमारे बच्चों को लेकर, जिस तरह से माता पिताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं कि बच्चों में अगर ये स्ट्रेन आ जाता है तो वाकई बहुत बड़ी सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी उस समय पर। और सब यही चाह रहे हैं कि तीसरी वेव बिल्कुल ना आए, इसको लेकर के तैयारियां युद्ध स्तर पर की भी जा रही हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपसे समझना ये चाहेंगे, कहा यह जा रहा है कि अब जो ठीक हो गए हैं पेशेंट, चाहे उनको माइल्ड सिम्टम है, एसिम्टोमेटिक होकर के वो ठीक हो गए हैं, तो उन्हें कम से कम 3 महीने के बाद ही अपना टीका लगवाना चाहिए। ये केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके पीछे की वजह हम यही समझें क्योंकि अपने आप में वो एंटीबॉडी बन चुके हैं और उनकी प्रतिरोधक क्षमता है इस तरह की, वो अपने आप को डील कर सकते हैं इस समय में। ये मान के चला जाएगा कि जिसको भी चाहे सीवियर अटैक हुआ है चाहे माइल्ड टू मॉडरेट हुआ है तो उनमें एंटीबॉडीज कुछ बन जाएं ताकि उनका लाभ उठाया जाए। इसमें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी है क्योंकि दूसरे लोग लगाने वाले थोड़े ज्यादा हैं तो उनका नंबर पहले आ जाएगा। मैं कंचन आपको बता दूं, सिस्टम इंडिया में कोविशील्ड का और वैक्सीन दोनों का गैप 28 दिन रखा गया था, तब भी यूरोप में उन्होंने गैप 8 से 12 हफ्ते रखा हुआ। तो हमने उनसे भी सीखा है। एट द सेम टाइम जो एंटीबॉडीज एक अटैक से आई हैं कोविड-19 के, उसका भी लाभ उठाया है। तो हमारे हिसाब से पिछले 3 दिन में हमने कई देखे हैं। पहले गैप बताया जाएगा 4.5 6 वीक्स का, तो कह दिया गया 6 मंथ्स का मीडिया में सुनने को था, लेकिन मेरे हिसाब से 3 मंथ्स जो टाइम अब बताया गया है ये बहुत ज्यादा, बहुत मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट है। तो 3 मंथ्स इज ए फेयरली गुड अप्रोप्रिएट डिफरेंस आफ्टर द लास्ट कोविड अटैक। चाहे किसी को एक वैक्सीन पहले लग चुकी हो चाहे एक ना भी लगी हो, तो उसको स्टार्ट करना हो तो भी वो 3 मंथ्स का गैप रखा जाएगा। तो हमारे हिसाब से इसको वैक्सीन का एक बहुत ही कहते हैं ऑप्टिमम इस्तेमाल हो जाएगा, तो हम बेहतर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वाकई जिस तरह की बातें हो रही हैं डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी, ज़्यादातर हम देख पा रहे हैं पेशेंट्स जो हैं जिनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा डिटेरियोरेटेड हो रही है वो तब जब कहा जा रहा है उनके लंग्स इफेक्टेड हो रहे हैं, और जब लंग इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो उसकी वजह से काफ़ी उनकी सिचुएशन ख़राब हो रही है और कई अभी हम देख भी पा रहे हैं कि लोगों की जानें जा रही हैं। थोड़ा सा आप बता पाएँ, क्योंकि हम चाहेंगे जो हमारे दर्शक इस समय आपको सुन पा रहे हैं, आप उन्हें बता पाएँ कि अपने लंग्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन में, कोरोना के इस पेंडेमिक टाइम में, और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताएं कि कितना डैमेज अगर लंग हो जाता है उसके बाद आप मानकर चलिए कि आपकी हालत ख़राब से भी बदतर हो सकती है। कंचन जी, इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपने सवाल पूछा, जिसके नंबर 1 लंग्स की
हेल्थ मेंटेनेंस करने के लिए आपको मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी और या अगर उसमें योगा हो, अनुलोम विलोम हो, प्राणायाम हो, ये करेंगे तो आपके लंग्स के मसल्स, लंग की मस्कुलेचर और लंग की एफिशिएंसी ठीक रहेगी। अगर आप स्मोक करते हैं, बिल्कुल स्मोकिंग बंद कर दीजिए क्योंकि वो लंग को डिस्ट्रॉय करता है। अगर आपको ये इन्फेक्शन हुई है, आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं और होम केयर में हैं, हमारा नंबर है SpO2 90%। 90% से ऊपर ठीक है, उसके ऊपर आप ऑक्सीजन ना लगाएं क्योंकि उसके ऊपर अगर आप ऑक्सीजन लगाएंगे तो आपको लंग को बाहर की ऑक्सीजन की इतनी आदत पड़ जाएगी कि वो लंग अपने आप ब्रीथ करने में कमजोर पड़ेगा। तो इसलिए हमारी रिकमेंडेशन हमेशा रही है 90% से कम अगर ऑक्सीजन हो तो आपको सप्लीमेंटेशन चाहे कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। इनफैक्ट अब तो फॉर्चुनेटली हॉस्पिटल बेड अवेलेबल हैं, अगर हो सके तो आप हॉस्पिटल में एडमिशन की कोशिश उस समय करें। एक और चीज है हमने जो पाया है और जो पेशेंट्स धीरे धीरे समझ रहे हैं, प्रोन पोजीशन बहुत जरूरी है इस पैंडेमिक में और इस सिचुएशन में, क्योंकि प्रोन पोजीशन में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लंग एक्सपैंड करते हैं, जहां पर एयर जानी चाहिए वहां पर एयर पहुंचती है। हमने देखा है प्रोन पोजीशन यानी कि पेट के ऊपर लेटने से पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल 2-3% बढ़ जाती है। ये भी हमने पेशेंट को सिखाना है। हमने ये भी देखा है कि अगर नाक ब्लॉक हो जाता है तो सिंपल नेजल ब्लॉकेज से ही 2-3% ऑक्सीजन गिर जाती है। उसमें सिंपल नेजल ड्रॉप आप यूज कर लें, स्टीम इनहेलेशन ले लें, जल नेति कर लें, अपने नाक को खोल लें, उससे भी आपकी ऑक्सीजन बढ़ेगी। और एक और तरीका जो हमने देखा है वो स्टीम इनहेलेशन का, कभी कहा है स्टीम लीजिए, कभी कहा है नहीं लीजिए, लेकिन स्टीम इनहेलेशन से मेरे हिसाब से आपका नोज, साइनस, गला और लंग्स सब क्लियर रहते हैं क्योंकि उससे बलगम साफ हो जाती है और आपको सांस लेने में आसानी होती है। जी बिल्कुल सर, आते हैं आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन सहानी जुड़ गए हैं भोपाल से। नितिन, अभी हम खबर पढ़ रहे थे कि मध्य प्रदेश के लिए एक राहत की खबर ये है कि यहाँ पर कोरोना के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, पेशेंट जल्दी रिकवर हो रहे हैं। अच्छी खबर सामने यहाँ मध्य प्रदेश से सामने आई है और बताया ये भी जा रहा है कि CM शिवराज सिंह चौहान चाह रहे हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसे ही मामलों में कोरोना के केसेस में गिरावट देखने को मिलती है, रिकवरी रेट बेहतर होता है, तो 31 मई से विचार किया जा सकता है लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाने को लेकर के। नितिन, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए इनसे संपर्क आगे साधेंगे। डॉक्टर नरेश चावला जी, जिस तरह से अभी आप भी सुन रहे थे कि कई राज्यों से अच्छी खबर भी आई है, कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। दिल्ली से भी अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी अब कई बताया जा रहा है तकरीबन 11,000 बेड्स जो हैं वो खाली हुए हैं। दिल्ली में 4,000 से कम केसेस अब दर्ज हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या, हम वाकई लॉकडाउन को ही लेकर चलें या फिर वाकई संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ रही है, या फिर लोग समझ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को, डबल मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, अपने आप को बिल्कुल कोशिश करना कि ज़्यादा लोगों के घेरे में ना आ पाएं, इन तमाम चीज़ों को आप वजह मानते हैं? ये सब कि थोड़ा सा कारण ये अवश्य है मेरे विचार में कि जो नॉन फार्मास्यूटिकल उपाय अपनाए गए हैं, पर्टिकुलरली लॉकडाउन्स, और मैं समझता हूँ लोगों को भी अब थोड़ी बहुत समझ आ गई है, तो उसको देखते हुए हम कहेंगे कि शायद उसका फायदा मिला है। लेकिन ये जो बिहेवियर है ये सस्टेन कर, ये नहीं कि हमने एक बार कर लिया दोबारा नहीं करेंगे। तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आने वाले समय में हमें ये कोरोना फॉलो करना पड़ेगा और इसी से हमें फायदा मिलेगा। कहते हैं अभी स्टोरी बाकी है, अभी शो कंटिन्यू है, अभी हमें अपना सब कुछ कंटिन्यू करना है। अगर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो हम दोबारा कर सकते हैं। तो ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है सर जी। हमें नहीं मालूम, लेकिन ये सोच है कि हमें अपना कोरोना अप्रोप्रिएट, मैं आपके दर्शकों को समझा दूं, अपनी देखभाल खुद करना, वैक्सीनेशन इज द सिंगल इम्पोर्टेंट थिंग। भूल जाना चाहिए हमारी रक्षा नहीं कर सकती। आप खुद सुरक्षित हैं तो आप अपने अपनों को भी सुरक्षित रख पाएंगे, इस चीज को जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपके पास आते हैं हमारे साथ एक बार फिर से भोपाल से नितिन सहानी जुड़ गए। नितिन, मध्य प्रदेश को लेकर राहत की बात है, केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी से, तो 31 मई को लॉकडाउन को लेकर विचार किया जा सकता है? देखिए, अगर बात करें नहीं बल्कि कई जिलों में जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5% से कम है, वहाँ पर विचार ये भी किया जा रहा है कि 25 तारीख से रिलैक्सेशन देना शुरू कर दी जाए, यानी कुछ थोड़ा सा लोगों के लिए थोड़ा सा लॉकडाउन खोल दिया जाए, थोड़ी सी ढिलाई दे दी जाए। और हालांकि अगर बात करें
तो ओवरऑल स्टेट के सिनेरियो की बात करें तो 1 जून के बाद से थोड़ा थोड़ा में मिलनी शुरू हो जाएगी। आप सरकार की ये तैयारी की एक आप लॉकडाउन पूरी तरह से ओपन नहीं करेंगे, स्टेजेस में करेंगे, स्टेज बाई स्टेज करेंगे। कुछ स्टेज में कुछ एसेंशियल सर्विसेज को खोला जाएगा, उसके बाद में जो डेली नीड्स की चीजें हैं उनके लिए दुकानें खोली जाएंगी, कपड़ा, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जाके स्विमिंग पूल, थिएटर्स और बाकी जो जगह है वो खोली जाएगी। तो एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि फिलहाल मध्य प्रदेश कोरोना के केसेस लगातार गिरने लगे हैं और जो कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट था वो काफी घट गया है। तो ऐसे में अब सरकार थोड़ी सी राहत की सांस ले सकती है, क्योंकि सरकार के जो बेड्स है हॉस्पिटल्स में, आईसीयू के बेड से या वेंटिलेटर से या फिर एचडीयू बेड से या फिर नॉर्मल आइसोलेशन जो सेंटर से, वो अब कम से कम खाली है। आधे से ज्यादा पलंग वहाँ पे खाली है, आसानी से पलंग अवेलेबल हो रहे हैं, केसेस कम हुए, डॉक्टर्स के ऊपर लोड कम हुआ है, सरकार के बिल्कुल नितिन, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी कह भी रहे थे कि कोशिश ये की जाए कि रैंप अप इतनी जल्दी ना किया जाए इन तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये धीमी गति पड़ी ज़रूर है लेकिन हमें सावधानी ज़रूर बरतनी होगी। नितिन साहनी, आपका शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी, सवाल मेरा था कि अभी आप सुन पा रहे होंगे, खबर है बीच बीच में कि ये जो स्ट्रेन है वो सिंगापुर स्ट्रेन की बात कही जा रही है, और जैसे कहा जा रहा है कि तीसरी लहर अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और ये भी कहा जा रहा था कि हवाई सेवाएं जो हैं उनको तुरंत रोक देना चाहिए, सिंगापुर से जो फ्लाइट्स हैं उनको रोक देना चाहिए। इन सब के बीच में थोड़ा सा आप समझा पाएँ, ये जो स्ट्रेन का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि एक तरह से बहरूपिया ही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे सेकेंड स्ट्रेन जब आया तो डबल मास्क पहना दिया गया, और सिम्टम्स को लेकर थोड़ा सा अगर आप इन्फॉर्मेशन या नॉलेज दे पाएँ, किस तरह के सिम्टम हो सकते हैं अगर थर्ड वेव आती है, क्योंकि तैयारियाँ लोगों को अपनी तरफ से भी करनी होंगी। कंचन जी, ये एक बात जो हमको समझने में कभी अभी तक हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए वो ये है, और ये म्यूटेंट स्ट्रेन या इंडिया वाला स्ट्रेन क्यों आया है, जितना ज्यादा वायरस ट्रांसमिसिबल करता है, यानी कि अगर उसका आर नंबर बढ़ता है और वो रैपिडली ट्रांसमिट होता है तो वो म्यूटेट करता है। सिंगापुर में इसलिए हम नहीं मानेंगे कि कुछ ज्यादा म्यूटेशन हुई है, क्योंकि सिंगापुर में नंबर ही इतने कम है और ट्रांसमिसिबिलिटी कम है। इंडिया में जब ये सेकेंड वेव में इतनी रैपिडली ये वायरस स्प्रेड किया तब इसने म्यूटेट किया। कि ये वायरस के बारे में हमको पता है, वायरस अगर बहुत जल्दी स्प्रेड करता है तो उसको म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ये जो वायरस का स्ट्रेन म्यूटेट किया है, इसमें दो चीजें होती हैं जब वायरस म्यूटेट करता है, एक है ट्रांसमिसिबिलिटी और दूसरा है वीरुलेंस। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब कि कितनी जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रैवल करता है, और वीरुलेंस है कि वो ज्यादा मोर्टेलिटी या ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन या ज्यादा सीरियस डिजीज कॉज करता है कि नहीं। इस वायरस का पूरी तरह से रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज जरूर इसमें पता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी ज्यादा है। वीरुलेंस और डेथ रेट अगर ज्यादा है या केस फेटालिटी रेट हो, इसका रेशियो बढ़ा है कि नहीं, वो हम अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते, बिकॉज अभी तो चल रही है ये पूरी स्टोरी। अभी तो पेशेंट्स एडमिटेड हैं आईसीयूज में, पूरे नंबर या आंकड़े हमारे पास नहीं है। लेकिन जैसे डॉक्टर चावला भी कह रहे हैं और जैसे मैं भी बार बार दोहरा हूँ, रिस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर सबसे ज्यादा जरूरी है। सीडीसी ने कहा है और डॉक्टर फॉसी भी कह रहे थे, मैजिकल नंबर 5 है। अगर आपका पॉजिटिविटी रेट 5 से कम होता है तो आप धीरे धीरे अपने लॉकडाउन रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन लॉकडाउन रिलैक्स करने का ये मतलब नहीं है कि हम पार्टी करेंगे, पब्स में जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे। ये अभी समय नहीं है। जब तक मोर देन 70% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, तब तक हम इस तरह से रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना हमारे लिए ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बात पर थोड़ी सी एक चीज़ और लेना चाहेंगे जानकारी डॉक्टर नरेश चावला जी, क्योंकि कुछ मेडिसिन को लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शंस को लेकर के अब कहा गया कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी भी अभी कह दिया कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि यही वो चीज़ें थी जिसको लेकर के मारामारी हम देख पा रहे थे, लोगों को डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे, पेशेंट्स के जो अटेंडेंट थे काफ़ी परेशान हुए हैं। थोड़ा सा आप बता पाएँ कि अब इनको हटा दिया गया है, यानी कि मानकर चलें कि कोरोना पेशेंट्स के लिए इनकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है ये एविडेंस बेस्ड फैक्ट्री में विश्वास करती है। एविडेंस बेस्ड मतलब कि हर बात का एविडेंस होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, रेमडेसिविर का एविडेंस कभी भी नहीं था। कभी भी ये नहीं कहा गया था कि ये कोई जादू की दवाई है या वंडर मेडिसिन है। ये तो, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए, कोविड-19 डिसीज एक वायरल डिसीज है, उस पे बहुत ज्यादा कंफर्म दवाइयां हैं ही नहीं। तो तभी रेमडेसिविर को ट्राई किया गया था। इसका क्लेम इतना ही था कि वो आईसीयू के डेज कम करती है, कभी भी नहीं कहा था इवन डेथ रेट
सेम इज ट्रू फॉर प्लाज्मा थेरेपी। जो पिछली वेव आई थी लास्ट जून में, मुझे अच्छी तरह याद है, इसको प्लाज्मा थेरेपी को वंडर थेरेपी कहा गया था। लेकिन बाद में देखा गया जो WBC की रिसर्च है और जो हमारी ICMR की रिसर्च है, इसमें देखा गया कि बहुत ज्यादा फायदा इससे नहीं था। तो ICMR ने इसको एज ए ट्रीटमेंट मॉडलिटी टोटली हटा दिया है। लेकिन हालांकि ये भी सच है, इवन टिल यस्टरडे तक, इवन कल तक भी हिंदुस्तान में कई सेंटर्स पे प्लाज्मा थेरेपी अभी भी दी जा रही है। तो अभी मेरे हिसाब से इसे रोक लगानी चाहिए। और जब एक प्रीमियर संस्था ने कह दिया कि कोई नहीं, लेकिन इस सच्चाई को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास कंफर्म ट्रीटमेंट नहीं है। कई बार है और पुलिस डॉक्टर को ऑथराइज करता है, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरे पेशेंट को बचाने की कोशिश करो। तो समटाइम्स a treating clinician at ICU perhaps has no choice but to give certain medicines जो कि इतनी प्रोवन नहीं है, लेकिन तो भी देनी पड़ती। आज भी रेमडेसिविर की आज भी ब्लैक मार्केट में चल रही है, आज भी कालाबाजारी टोटल चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। जी बिल्कुल सर। ब्लैक फंगस का जो एम्फोटेरिस है, बिल्कुल। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनके सभी सवालों के जवाब उनको मिले होंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े इस चर्चा में। डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए चर्चा में। और फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश देश की बात पे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। सारा प्रणाम।